बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इशूज़ पर बात करें। मुल्क सलामती की मालूमात के इंकशाफात पर 5 साल सज़ा होगी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर हो गया और मुल्क की सलामती के ऊपर अगर कोई भी किसी किस्म की मालूमात के इंकशाफात हुए तो उस पर सज़ा दी जाएगी। आर्मी एक्ट बिल पे पहले ही ये कहा जा रहा है कि आर्मी एक्ट के थ्रू बहुत से लोगों को मुकदमात चलेंगे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी, कुछ हो भी रही हैं और शायद मज़ीद कोशिश ये की जा रही है कि तमाम बिल पास हो जाएं, जिसके बाद इस मुल्क में उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सके जो मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ जो कुछ भी करेंगे इस मुल्क के अंदर। साथ ही अगर बात करें पेशावर हाई कोर्ट की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान साहब, ज़मानत मंजूर हो गई है उनकी और वो 8 बार गिरफ़्तार हो चुके हैं। इससे कबल जब भी ज़मानत मंजूर हुई है उनकी गिरफ़्तारी हो गई है। अभी जब उन्हें रिहा किया गया है जस्टिस एजाज़ अनवर साहब ने, और उन्होंने कहा कि डीसी मर्दान आइंदा समात पर ख़ुद पेश हों, एक डीसी को इबरत का निशान बनाएंगे तो फिर कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा। यानी कि अगर उन्हें अदालत की तरफ से ज़मानत मिली थी और उन्हें रिहा किया गया था, उन्हें दोबारा अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए था, उनको अरेस्ट करना गैर कानूनी काम था। ये कहा है जस्टिस एजाज़ अनवर साहब ने। एंड ही सेज़ दैट आई एम गोइंग टू मेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ डीसी, और एक के ख़िलाफ़ एक को इबरत का निशान बनाएंगे तो आइंदा कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा। लेट्स सी क्या होता है इसके ऊपर। साथ ही अगर बात करें वज़ीर आज़म साहब की, तो आज गवादर में मौजूद थे और उन्होंने काफ़ी बातें की और वज़ीर आज़म साहब, इश्तहारात का दौर चल रहा है इस टाइम पे, अवाम के गरीब के टैक्स के पैसे के ऊपर अरबों रुपए के इश्तहारात तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर चल रहे हैं। वो एक नारा जो लग रहा है लैपटॉप स्कीम, यूथ को लोन देने की बात, और ये तमाम कामों के ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, पूरी अवाम के अंदर अरबों रुपया इश्तहारात के ऊपर ख़र्च किया जा रहा है और लोगों के अंदर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है। जिस तरह पहले खादमी आला पंजाब साहब थे, अब वो लैपटॉप किंग बनते जा रहे हैं और अपने हर ख़िताब के अंदर लैपटॉप ही की बात करते हैं और कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं रिश्वत दे रहे होते हैं अवाम को, और कह रहे होते हैं कि आइंदा आऊँगा तो इतने लाख लैपटॉप बांटूँगा, आइंदा आऊँगा तो ऐसे करूँगा, अगली बार अगर मौका मिला तो मुल्क का नक्शा ही बदल के रख दूँगा। क्या नक्शा बदलेंगे इस मुल्क का? 15 माह के अंदर क्या किया है? इस 15 माह के अंदर अवाम को कितना रिलीफ़ दिया है आपने? वो तमाम पार्टीज़, 14 पार्टीज़ का इत्तेहाद जो कहते थे कि हम तजर्बाकार लोग हैं, हम आएंगे, इस मुल्क की तकदीर बदल के रख देंगे, 6 माह के अंदर इस मुल्क की बदहाल मईशत को ठीक कर देंगे। वो बदहाल मईशत जिसमें पेट्रोल 150 रुपये लीटर था, महंगाई 4 गुना कम थी, और 15 माह के अंदर बेड़ा गर्क कर दिया इस इकॉनमी का। और अभी मज़ीद कहते हैं कि अगर अल्लाह ने मौका दिया तो तब तो मुल्क का नक्शा ही बदल के रख देंगे। ना जाने टॉन्ट कर रहे थे या क्या कह रहे थे, लेकिन ये इंडिया उन्होंने दे दिया है कि अगर अल्लाह ने नवाज शरीफ को दोबारा मौका दे दिया, चौथी बार, एक नाअहल शख्स को जो वापस पाकिस्तान आके अपने केसेस भुगते, या क्या करेगा? वज़ीर आज़म उनके भाई थे, तमाम केसेस माफ़ हो गए। सलमान शहबाज के, शहबाज शरीफ साहब के ओपन एंड शट केसेस थे, कहा जा रहा था। FIA कहती थी कि शायद इसके अंदर अब मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं है, फ़र्द जुर्म आयद होगी। 32 बार फ़र्द जुर्म को डिले किया गया और मौका दिया गया उन्हें कि किसी भी तरह से वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाल लें और उनकी माफ़ी तलाफ़ी हो जाए। वही हुआ, वज़ीर आज़म होते हुए तमाम केसेस माफ़ हो गए और शहबाज शरीफ साहब, उनके बेटे हमज़ा शहबाज, सलमान शहबाज, आहा चीमा, फवाद हसन फवाद, सब को रिहा कर दिया गया, बरी हो गए और तमाम केसेस ही ख़त्म हो गए हैं। शायद फॉर एवर दोबारा कभी मनी लॉन्ड्रिंग का नाम ही नहीं लिया जाएगा इस मुल्क के अंदर, दोबारा कभी ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी। 166 गवाह थे, सब के सब खामोश हो गए, कुछ मर गए, कुछ खामोश हो गए और कुछ मुकर गए। ऑल केसेस क्लियर। पावर में होगा एक शख्स तो उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करेगी उसके मातहत इदारे और मातहत लोग। जैसे ही शहबाज शरीफ साहब आए थे, डॉक्टर रिजवान को हटाया गया और उसके चंद अरसे के बाद डॉक्टर रिजवान हार्ट अटैक से फौत हो गए, शायद गम से या शायद किसी और तकलीफ़ से, लेकिन हार्ट अटैक से बहरहाल फौत हो गए। इस मुल्क में क्या हो रहा है आज? क्या महंगाई है इस मुल्क में? गरीब आदमी का गुजारा कैसे हो रहा है? आज बिजली के प्राइसेस के अंदर 7.5 रुपये यूनिट मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। शहबाज शरीफ साहब से पूछें तो कहते हैं IMF हमें कहता है कि बिजली की प्राइसेस बढ़ाएं। शहबाज शरीफ साहब जब हुकूमत में नहीं थे और इक़्तिदार में आना चाहते थे तो कहते थे कि हमें तजर्बाकार लोगों को 6 माह का वक्त दे दें, हम इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक कर देंगे, इस मुल्क की तकदीर बदल के रख देंगे। शहबाज शरीफ साहब की ये स्टेटमेंट्स हमेशा से ही ऐसे चलती हैं, बड़े जोश व जज्बे से वो डाइस तोड़ते हैं, कभी माइक तोड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं इस मुल्क के अंदर। इस सब पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं शिराज अल्ताफ़ साहब, चेयरमैन हैं अवामी फलाही पार्टी के। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ तशरीफ़ फरमा है ख्वाजा अयूब नसीम साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।
और तशरीफ़ फरमा है साथ मुनीबुल हक साहब, सीनियर तजज़ियाकार है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अपनी बात का आगाज़ करूँगा शराज अल्ताफ़ साहब से। शराज अल्ताफ़ साहब, अवामी फ़लाही पार्टी के नाम से एक पार्टी शराज साहब ने बनाई हुई है और एक मंशूर है पार्टी का, एटलीस्ट एक मंशूर तो है जो शायद अभी मेरे सामने पड़ा है और इसमें काफ़ी अच्छी बातें लिखी हैं। एक और पार्टी भी बनी है, किंग्स पार्टी, जिसका नाम है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। अभी तक उनका तो मंशूर भी नहीं आया। शराज साहब का मंशूर तो ज़रूर है, लेकिन शायद अभी पार्टी उस जगह पे नहीं है, या कब तक उस जगह पे आएगी, इस सब पे गुफ्तगू करते हैं। जी शराज साहब। थैंक यू। मेरा ख्याल आपका इंट्रो बड़ा जानदार था और सारा आपने बहुत अच्छा कवर किया। दो बातें मेरे ख्याल इसमें जो मैं ऐड कर सकूं वो ये है कि एक तो इन तमाम जो मसाइल आपने बयान किए, हमारे मौशी, इस्तेहसाली, सियासी, समाजी, सियासी, पॉलिटिकल, ये निज़ाम जो है असल में हमारा, इसमें है प्रॉब्लम मेरी नज़र में कि ये निज़ाम जो अंग्रेज़ों का ज़ालिमाना इस्तेहसाली निज़ाम, हमारा जो आइन है, आपने मेरे मंशूर की बात भी की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के ऊपर भुट्टो साहब ने बड़ी एमरजेंसी के हालात में आइन बना दिया। अब वो एक्ट एक ज़ालिमाना एक्ट बरतानवी राज ने मुसल्लत किया था हिंदुस्तान, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के ऊपर। हमने उसे किया कॉपी पेस्ट और आइन बना लिया। अब समझते हम ये हैं कि ये आइन लोगों को सर्व करेगा, ये आइन लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, ये आइन लोगों को सेहत, तालीम, रोज़गार, तहफ़्फ़ुज़ देगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो एक तो ये बहुत बड़ा मसला हमारे सर, इसका मतलब है जो आइन की पाबंदी नहीं हो रही है, अभी आइन के मुताबिक अमल नहीं किया जा रहा, वो ठीक कर रहे हैं फिर? नहीं, आप मुझे बता दीजिए हमने करना क्या है। अगर अंग्रेज़ का बनाया हुआ कानून है और ये हमारे अवाम के खिलाफ है और अवाम, तो फिर इसका मतलब है जिस तरह से रोंदा जा रहा है इस आइन को, तो ठीक किया जा रहा है। बिलाल साहब, आपने तो मेरे आर्गूमेंट को सेकंड इसलिए कर दिया कि जब ये आइन फंक्शन नहीं कर रहा, सब कुछ लिखा है आइन में, तालीम फ्री लिखी है, सेहत फ्री लिखी है, रोज़गार लिखा है, इंसाफ लिखा है, क्या कोई चीज़ मिल रही है? तो क्यों ना इस आइन को हम रीवैम्प करें, इस आइन को रिफॉर्म करें कि ये फंक्शन तो करे। तो एक तो मेरे ख्याल बड़ा मसला है हमारे निज़ाम के अंदर, चाहे वो मौशी है, चाहे इंतखाबी है, चाहे सियासी है, चाहे हमारा वो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये आइन के अंदर एक प्रॉब्लम है, हमारे फ्रेमवर्क के अंदर प्रॉब्लम है। एक तो ये है। अब हल क्या है? हल ये कि हमारे पास इस वक्त 160 के करीब रजिस्टर्ड पार्टीज हैं और ये 12-15 बड़ी पार्टी इक़्तिदार में रही। इस्तेहकाम वाले वही है जो पहले इक़्तिदार में थे, सारे MP MN वही, किंग्स पार्टी आपने खुद कहा, और ये पहले बढ़ती रही है। मेरे ख्याल में आवाम को आज ये सोचना चाहिए, जितनी ये पार्टीज़ हैं ये सब इक़्तिदार में रहीं, सब ने बुलंद दावे किए, क्या किसी एक ने 5% भी इस पर अमल किया है? अगर नहीं किया तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है इन्हीं को दोबारा वोट देने की? तो किसको वोट देंगे सर? आप देखिए, मैंने बताया ना 160 पार्टी, निकाल दीजिए 15 पार्टीज को, देखिए पार्टी आपके पास मेरा मंशूर है। जो हम कर रहे हैं ग्राउंड में अपने हलके में एक मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, PP 167 NA 133, ये ग्रीन टाउन टाउनशिप लाहौर आपके पास ही है सर। PP 167 NA 133 पूरे मुल्क के ऊपर क्या करेगी सर? हमने तो अपनी जितनी हमारी कैपेसिटी है, इस मुल्क के कितने सूबे हैं, कितनी सीट्स हैं, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, पूरी सीट के ऊपर आएंगे, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी? बिलाल साहब बिल्कुल ठीक है भाई, मेरी जितनी कैपेसिटी है, जो आवाम के पास ऑप्शन रह गई है वो, चूंकि ड्यू टू लेस कैपेसिटी यू हैव, आवाम के पास जो ऑप्शन रह गई है वो तो यही पार्टीज हैं जो इस टाइम पे बरसर इक़्तिदार हैं। That means you are arguing that if we have a party which is small in size now, should we go for repeatedly bad parties who had bad performances for last 70 years? एक सीट 2 सीट जिता भी देंगे, आप क्या करेंगे सर? हम अपने हलके को तो बेहतर करेंगे, उसको तो मॉडल बनाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ख्वाजा यूब नसीम साहब अवामी फ़लाही पार्टी के चेयरमैन हैं और कोशिश कर रहे हैं, हमारी दुआ है अगर मुल्क की बेहतरी चाहते हैं तो अल्लाह ताला इनको मौका दे और ये भी सामने आए, लेकिन फ़िलहाल पे कैपेसिटी नहीं है अभी के कमिंग इलेक्शंस के अंदर। तो शायद एक सीट मिलेगी, अगर एक भी मिल जाए तो दैट इज़ आई गेस अ वेरी पॉजिटिव इनिशिएटिव कि शायद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एक वक्त तक एक ही सीट मिली थी और फिर आहिस्ता 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 वो आगे ग्रो करते गए। जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में सर, यहाँ पे अभी तक कोशिश की जा रही है केयर टेकर वज़ीर आज़म, यानी हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म आना चाह रहे हैं उन पर डिसाइड कर लिया जाए, लेकिन चूँकि बंदर बांट है तमाम पार्टीज़ की, आपस में डिसाइड भी उन्होंने करना है। मुशावरत हो रही है राजा रियाज साहब से। राजा रियाज साहब वो जो नून लीग की टिकट लेना चाह रहे हैं और वो अपोजिशन लीडर हैं, कमाल की अपोजिशन है इस मुल्क के अंदर। क्या डेमोक्रेसी चल रही है हमारे मुल्क में? ये हालात हैं सर यहाँ पर, आप क्या समझते हैं क्या केयर टेकर PM आएगा और क्या करेगा आके यहाँ पर सर? बहुत शुक्रिया शराज साहब की अपनी सोच बहुत अच्छी सोच है और मैं इनकी सोच को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम पता है पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में सियासी सिस्टम में आने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। सबसे पहली बात यह है
जो सबसे पहली लाइन है पॉलिटिक्स की, अगर आप पार्टी बनाते हैं तो कम से कम आपके पास 200-400 मुरब्बे ज़मीन होनी चाहिए, आपके पास करोड़ों में नहीं अरबों में बैंक बैलेंस होना चाहिए। ठीक, देखिए, आप वोटर को मोटिवेट करने के लिए जब तक ये तमाम चीज़ें आपके पास नहीं होंगी, तशहीर आप नहीं कर सकते, जल्द से जुलूस आप नहीं कर सकते, लोगों को खाना आप नहीं खिला सकते, लाख आपका मंशूर हो। यानी एक रिसर्च के मुताबिक कहा जा रहा है कि एक एमपीए के इलेक्शंस में अब जो बन चुके हालात 10 से 15 करोड़ रुपए चाहिए एक एमपीए के इलेक्शन पे। जब 10 से 15 एक हल्के के लिए, एक एमपीए के लिए चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई कर लें उसको एमएनए। तो जब आप कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है तो उसका मंशूर एक हल्का नहीं होता। ठीक है, एक इनका विजन है कि जी हम अपने हल्के को एक मॉडल हल्का बना के उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो साहब, आई एम सॉरी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। शराज साहब, आपके पास 15 करोड़ है लगाने को? सर जी बिल्कुल नहीं है, कैसे जीतेंगे सर? तो फिर मेरी इनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं और अल्लाह ताला कोई ऐसा वसीला पैदा कर दे इनके लिए, ठीक, कि जो इनको मौजा हो जाए, ऐसा मौजा जैसे ये पार्टी जैसे शहबाज शरीफ साहब बरी हो गए हैं, सलमान शहबाज बरी हो गए, हमजा शहबाज बरी हो गए, में इनके लिए कोई पैदा हो जाए, मुनीबुल हक साहब इनका जैक लग जाए। साहब, आपने अपने इंटरव्यू में बहुत दफा कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुल्क का नक्शा बदल दूंगा। लेकिन मुल्क का नक्शा तो उन्होंने वाकई बदल दिया। मतलब शक्ल बेशक्ल, हालो बेहाल, बुरा हाल, बंक के दिहाड़े, मतलब आपको एक बेगर स्टेट के तमाम अज्जा जो है वो पाकिस्तान में मिलेंगे। और आप देखिए कि जो मुल्क है वो एक आलमी सतह पर एक बकारी से ज्यादा की हैसियत नहीं रखता पाकिस्तान। तो ये कहना है कि शहबाज शरीफ ने मुल्क का नक्शा नहीं बदला, मेरा ख्याल है कोई हकीकत नहीं है। बाकी उन्होंने मुल्क का नक्शा बदल दिया, पहले बदल दिया, आइंदा क्या आप देखिए तो जो है अभी आगे देखिए होता है क्या। अभी आप देखिए कि उन्होंने मुल्क को बेकारी बनाया है। अब इससे भी कोई निचला दर्जा अगर होगा तो उस तक भी बोले जाएंगे। और वो बार बार वो कहते हैं कि जी हमें अब मौका ना मिला तो हम अगली दफा मुझे मिला तो मैं ये कर दूंगा, अगली दफा मुझे मिला। भाई आपको जो 4 मौके मिले हैं, दौरे इक़्तिदार पंजाब से खत्म हुआ, वो यहाँ पे सीएम थे कंसिस्टेंट 10 साल से, तब भी उनकी यही स्टेटमेंट थी कि मुझे मौका मिला था। जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी यही कहते थे, जब वो पंजाब प्राइम मिनिस्टर हुए तब भी वो यही कहते हैं। बल्कि मैं तो कभी पर ये कहता हूँ कि अभी वो चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ बिहेव कर रहे हैं। मसलन आप देखिए, मुझे बताइए, देखिए ना, मैं गुजारिश करूं कि अभी आप देखिए कि सिंध के लिए उन्होंने क्या कोई स्कीम दी है? 15 महीने से वो बरसे 11-1.5 साल ऑलमोस्ट हो जाता है। कितनी दफा वो इंडिया सिंध गए हैं, कितनी दफा वो कराची गए हैं, कराची के लिए क्या स्कीमें लाए हैं, NWF के लिए क्या स्कीमें लाए हैं, बलूचिस्तान के लिए वो क्या स्कीमें लाए हैं, मुल्क को सियासी तौर पर इकट्ठा रखने के लिए उन्होंने कहा क्या होमवर्क है, उन्होंने कौन सी मुल्क के अंदर जो जारी बुनियादी मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दी है। मुल्क में एक पानी का शदीद बहरान है, मुल्क में एक दहशतगर्दी की कैफियत है। मतलब मुझे बताइए कि कितने पॉलिसी स्टेटमेंट दिए हैं आप, अपोजिशन आपके पास है नहीं है और आप धड़ाधड़ आपने 209 बिल आपने मंजूर करा लिए 15 माह में। 15 माह में तो इतने बिल 5 साल में मंजूर नहीं होते जितने 15 माह में करवा लिए, इसलिए अपोजिशन नहीं है। आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ को तो बिल्कुल ही हलवा प्लेट में मिल गया। आप इनको चाहिए था कि अवाम के लिए डिलीवर करते, उन्होंने किस मुंह से आगे इलेक्शन में जाना है। फिर कुछ मेरे भाई ने कुछ बातें की है कि आपने कॉपी पेस्ट कर दिया आइन। आइन कॉपी पेस्ट नहीं होता जनाब, आइन का एक प्रोसीजर होता है। आइन के लिए 1973 में एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के सदस्य अब्दुल हफीज पीज़ा था। उसकी सरबराही में तमाम अपोजिशन पार्टियों ने भुट्टो के साथ मिलकर एक बड़ी तवील बहस मुबासे के बाद वो आइन बनाया था। अगर शहराज अल्ताफ साहब के पास तो वक्त हो तो वो जरा कौमी असम्बली में जाएं और वहां जाके वो जरा रिकॉर्ड मुलाजा करें कि कितनी लंबी डिबेट्स हुई हैं और उस डिबेट के बाद एक मुत्तफ़िका आइन जो है वो पास हुआ है। हाँ, उस आइन पर जिस तरह उसकी लेटर, उसकी स्पिरिट पर अमल होना चाहिए था वो अमल नहीं हुआ और भुट्टो साहब ने खुद उस पर जो है वो उसकी रूगर्दानी की और 4 साल के अरसे में 14 अगस्त 1973 से लेकर 5 जुलाई 1970 तक तकरीबन कुछ 7 तरमीम की। तो आइन की जो पहली खिलाफ वर्जी है वो तो भुट्टो के साथ नहीं कर दी थी। यानी आपके प्लेटफॉर्म से मुझे ये गुजारिश करना है कि भाई आइन बुरा नहीं होता, आइन पर जब आप अमल दरामद नहीं करेंगे उसका वेटेज कम हो जाएगा, उसका वजन कम हो जाएगा और अल्टीमेटली वो अहमियत खो बैठेगा। 73 के आइन के साथ यही हुआ। आइन बहुत अच्छा था, आइन बनाने वाले ने अमल नहीं किया, आगे से जो आता गया वो अपनी मनमानी तरमीम करता गया। आज हालत यह है कि 73 का आइन जो है वो 18वीं तरमीम के बाद किसी हद तक बैलेंस हुआ है, लेकिन आज भी जो 18वीं तरमीम में जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए था सूबों के दरमियान, वो अभी तक वो नहीं हुआ। जिसकी वजह से आप देखिए ना कि सैलाब का मसला है कि किसी सूबे के, हर सूबे में सैलाब आया हुआ, पंजाब में सैलाब है, सिंध में सैलाब है, KPK में सैलाब है, बलूचिस्तान में सैलाब है। तो क्या वजह है कि हम जो है वो डैम्स नहीं बना पाते? अब देखिए कितने दुख की बात है कि पंजाब में जो है वो कोई डैम नहीं है। मुल्क के जो दोनों डैम है, तरवेला है वो KPK में है और जो मंगला है वो आज़ाद कश्मीर में।
तो एटलीस्ट पंजाब में जहाँ मुल्क की सबसे बड़ी आबादी रहती है, जहाँ तकरीबन कोई 12 करोड़ 12-12.5 करोड़ अब जो है वो आवाम बसते हैं, उसके लिए वहाँ कोई पंजाब में कोई डैम नहीं है। तो देखिए ये प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। मैंने आपसे बार बार गुजारिश की, शहबाज शरीफ हमारा तमाम शहरों के अंदर एक बड़ा भाई का किरदार है कराची का, और यहाँ पे पानी का बहुत बड़ा मसला है। हमें दोबारा मौका मिला तो हम 1 साल के अंदर पानी का मसला ठीक कर देंगे। देखिए मैं आपके एक प्रोग्राम के हवाले से एक बात पूछूं, आप आसिफ जरदारी को क्यों नहीं बनाते? कहते हैं कि जनाब कालाबाग डैम की मुखालफत बंद करें और कालाबाग डैम बनने दें, इस पर सबका बड़ा है। पर सर इक़्तिदार है कराची में और सिंध में, उनको सिंध है। आसिफ जरदारी ये कहे कि जनाब मैं पंजाब की बेहतरी के लिए कालाबाग डैम की मुखालफत तर्क करता हूँ। आप देखिए मुल्क में जो लोड शेडिंग है, ये इसका बहरान खत्म हो जाएगा। सबसे आसान तरीका ये 4.5 रुपए की बिजली बनती है हाइड्रोल पावर से, कालाबाग डैम अगर बन जाता है। अच्छा, आइडियल प्लेस टू मेक अ डैम। सारा पानी आपका 23 अरब रुपए का पानी जो है वो जाया हो जाता है समुद्र में, उसी पानी को आप कालाबाग के मकाम पर स्टोर करें, उस पानी को आप इस्तेमाल करें। उस इस्तेमाल करने के बाद जो बिजली का बहरान है वो भी हल हो जाएगा, जो पानी का मसला है वो भी हल हो जाएगा। मैं समझता हूँ बिजली पानी का मसला अगर हल हो जाए तो आपकी जो इंडस्ट्री है ये ग्रो करेगी और ये वापस उसी जगह पर आ जाएगी जिस जगह पर आज से 50 साल पहले आ जाएगी इंडस्ट्री। और बिजली, ज़ाहिर है बिजली मिलेगी तो इंडस्ट्री चलेगी। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दिन ब दिन बिजली महंगी हो रही है। आज भी 7.5 रुपये पर यूनिट टैरिफ इंक्रीज़ किया गया है और कहा जा रहा है कि तलाक अभी से ही होगा, इसी महीने से होगा, यानी उसके अंदर किसी किस्म का एक्सटेंशन नहीं है, फ़ौरन से अमल होगा उसके ऊपर। शराज अल्ताफ़ साहब, शहबाज शरीफ साहब कराची में जाके कह रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टॉन्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पानी का बहुत बड़ा मसला है और 15 साल से बरसर इक़्तिदार है पीपल्स पार्टी वहाँ पे, उन्हें कह रहे हैं हमें अगर 1 साल का मौका मिला ना हम पानी ठीक कर देंगे यहाँ पे आके। साथ ही आज जवाब में शर्जील मेमन साहब ने कहा कि अगर बिलावल साहब PM बन गए तो पूरे मुल्क को घर बना कर देंगे, एक शख्स को। क्या बातें हो रही हैं सर ये? सर सिंपल सी बात है, मुझे तो याद आया हमारे भी बुजुर्ग साथियों ने, एनालिस्ट ने बात की, सीनियर्स ने, बहुत शुक्रिया, इन्होंने तमन्नाओं का इजहार किया। नेक जालिब साहब इनकी एज के आज से शायद ये जवान हो उस वक्त, तो वो 60-70 में देखें जालिब साहब क्या कह रहे हैं, हमारे बड़े इनकलाबी अवामी शायर, आपको सारे आज पाकिस्तान के मसाइल की समझ लग जाएगी। वो कह रहे हैं 22 करोड़ इंसानों ज़िंदगी से बेगानों, सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है, खाक ऐसे जीने पे ये भी कोई जीना है। फिर वो कह रहे हैं 20 रुपये है मन आटा फिर भी है सन्नाटा, गौहर सहगल आदम जी बने हैं बिरला और टाटा। अब आप बताएं कि इमरान खान साहब ने भी तो घर ही बना के दे रहे थे ना 50 लाख गालिबन, और कितने करोड़ नौकरी। अब यही बात अगर बिलावल साहब ने करनी है, शर्जील साहब ने करनी है, और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा दोबारा मौका मिला, ये जो ब्राइब कर रहे हैं लैपटॉप पे, और 26.5 अरब रुपए गालिबन कल पंजाब गवर्नमेंट को रिलीज किए हैं या कर रहे हैं, टोटल 102 अरब सर, 102 अरब उधर आपकी फेडरल में भी MNAs को जो देने इन्होंने तरक्याती फंड के नाम पे। अभी आप देखें आपके इल्म में होगा 2.5 अरब रुपया ये 100 ACs कमिश्नर्स को गाड़ियां दे रहे हैं, दे दी हैं सर, ये दे दी हैं। ये क्या है सर? इसे आप प्री पोल रिगिंग नहीं कहेंगे, इससे आप क्या कहिए आवाम का, यानी सीएम पंजाब कहते हैं हम करें क्या, हम क्या इन लोगों को पैदल भेजें या उबर के ऊपर भेजें उनको? नहीं तो वो कहते हैं अगर इनको 2.5-3 करोड़ की गाड़ी में, शाहाना गाड़ी में ना बिठाया लग्जरी कार में, इनका तो गुजारा ही नहीं। नहीं तो जुनेजो साहब ने 13 ये मजबूर हो जाएंगे रिश्वत लेने पे। वो ये कह रहे हैं कि आप यानी उनको कह रहे हैं कि आप जाके रिश्वत लें और आप जाके 2 नंबर काम करें अगर हम उन्हें गाड़ी प्रोवाइड ना करें। क्या गाड़ी प्रोवाइड करने के बाद उन्होंने रिश्वत लेना और 2 नंबर काम करना बंद कर दिए? मेरा आप तीनों से सवाल है सर। सर मुझे बताइए 13 सीसी गाड़ी जुनेजो साहब ने कहा था ये जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर है इनके पास होगी, क्या ये लोग 13 सीसी गाड़ी पे काम नहीं कर सकते? आवाम 2 वक्त खाना नहीं खाती है, भी आप कह रहे हैं बिजली से बुरा हाल, 2 वक्त किराया 660 सीसी पे भी कर सकते हैं काम सर, कर सकते हैं ना, तो क्या प्रॉब्लम है? आपने ये आप सारा इनको नवाज के प्री पोल रिगिंग करके भी सारे फंड दे के 12 करोड़ का सूबा है जिस तरह अभी सर कह रहे थे, और ये 100 बंदे हैं, ये बताएं फेयरनेस है, ये जस्टिस है? अगर ना दी जाए लग्जरी गाड़ियां, 2.5 करोड़ की गाड़ी ना दी जाए DC को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को, तो ये बेचारे मजबूर हो जाएंगे। ख्वाजा अयूब नसीम साहब आपसे सवाल है मेरा। गुजारिश ये है जी, ये ऐसे ही हवा में तीर चलाने वाली बात है, ब्यूरोक्रेसी की हमदर्दियाँ जीतने की बात है। मुराद ये है कि आज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर या जिन अफसरान को वो गाड़ियाँ देना चाहते हैं, क्या वो पैदल चल रहे हैं? क्या वो अपनी सर्विसेज मोटर बाइक में दे रहे हैं? मुराद ये है उनके पास 2021 की गाड़ी होगी, 2020 की गाड़ी होगी। मैं पूछना चाहता हूँ
क्या IMF से जो हम लोन ले रहे हैं, पाँव पड़ रहे हैं, क्या इन शहाना शाह खर्चियों के लिए कर रहे हैं? मुराद ये है पल्ले नहीं ढिल्ला कर दी मेला मेला। मुराद ये अकल के नाखून, उनको होश के नाखून लेने चाहिए। ये अवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। एक MNA को 10-10, 20-20, 50 करोड़ के आप फंड दे रहे हैं। मुराद ये है कि चूंकि सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि MNA अपनी 20, 25, 30% कमीशन ले ले और इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाए। यहाँ पे इस वक्त टिकटें लेने वाले कैंडिडेट की कमी हुई है। PDM की बेशतर जमातों का हाल ये है कि कल 2-3 दिन से मेरी कुछ ऐसे लोगों से मीटिंग हो रही है जो PDM की जमातों से ताल्लुक रखते हैं। बिलीव कीजिएगा, वो ये कह रहे हैं कि हम वोट मांगने जा रहे हैं, लोग दरवाजे खोल नहीं रहे, नॉक करते हैं, अंदर से जवाब आता है कि जी अब्बा जी घर नहीं। अगर अब्बा जी आ जाए तो कहता जी सानू पहले चाह रोटी पूछते सन, हुण सानू पानी भी नहीं पूछते। तो मुराद ये है कि ये है इनका असली जो है ना इनका चेहरा जी, कि अवाम इनके ये 1.5 साल मंशूर जो था ना, 1.5 साल धोखा मंशूर, उससे काफ़ी इनको मेरा ख्याल है अवेयरनेस आ गई है। और जो 75 साल में अवेयरनेस पाकिस्तान की अवाम को पॉलिटिकल तौर पे नहीं आ सकी, चूंकि पॉलिटिकल तौर पे पाकिस्तान में वो सोशल मीडिया नहीं था, वो ऐसी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था जिससे अवेयरनेस लोगों को आती। अखबारात जो थे वो उनके मालकान बिके होते थे, जिसका दिल करता था खबर चलाते थे। बिक तो अब भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पोजीशन ये भी है कि इस टीवी को इश्तहार इतने का देना और इसको नहीं देना, जिसको इश्तहार देना है वो उसी की खबर चलाई जा रहा है। सरकार एक चैनल की मैं अगर आपको बात बताऊं, मैं वो चैनल कल देख रहा था और वो कहा जाता शायद हुकूमत की बहुत सपोर्ट में वो चैनल पाकिस्तान का शायद सबसे बड़ा चैनल है इस टाइम पे। कल 1-1.5-2 घंटे की ट्रांसमिशन के अंदर 80% टाइम सिर्फ उस इश्तहार को चल रहा था जो शहबाज शरीफ साहब का लैपटॉप स्कीम और छूलो आसमान, वो गाना छूलो आसमान वाला रिपीटेडली उस पर चलता रहा। और ऑन एयर टाइम देखें, पैसे देखें, गरीब के टैक्स के पैसे के ऊपर मार्केटिंग की जा रही है। मुनीबुल हक साहब जितने अरबों रुपए इश्तहारात के ऊपर लगा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब अपनी मार्केटिंग करते हुए और बार बार लोगों को दिखा रहे हैं बैडमिंटन खेलते हुए और पता नहीं क्या चीज़ें ऑपरेट कर रहे थे टेक्नोलॉजी दौर के अंदर। क्या कर रहे हैं सर? ये गरीब आदमी भूखा मर रहा है, आटा नहीं है खाने को उसके पास, ही क्या कर रहे हैं सर? देखिए, इसको कहते हैं प्री पोल रैगिंग। ये प्री पोल रैगिंग है। देखिए, बुनियादी तौर पर जिस वक्त इलेक्शन नविश्ता एतबार हों तो आपको टीवी पर उस तरह एक्सेस नहीं दी जा सकती जिस तरह आप एक्सेस ले रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी यही कुछ किया है, अब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब भी वो यही कुछ कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को नोटिस देना चाहिए कि जनाब आपका जो मैंडेट है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप अपनी टर्म पूरी करें और आप अपनी टर्म पूरी करके जाएं। जब अगला मैंडेट आएगा तो फिर देखा जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी आप अपनी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट को अपने प्राइम मिनिस्टरियल पोजीशन का नाजायज फायदा उठा के अपनी अगले दौर की कन्वर्सिंग कर रहे हैं जो खिलाफे कर होंगे। ये प्री पोल रैगिंग के ज़मरे में आती है। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का ये नोटिस नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ये कहे कि जनाब मैं फलां तारीख को जो है वो असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी और मैं अकेले टेकर सेटअप का ऐलान करूंगा। देखिए ना, मैं यही तो इस तरफ कह रहा हूं ना कि जब अदारे अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे तो उन अदारों से ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो फेयर प्ले करेंगे। आप इलेक्शन कमीशन खड़ा हो, इंडिया में इलेक्शन कमीशन आप देखिए कितना पावरफुल है कि वो जिस मिनिस्टर के चाहे इलेक्शन कमीशन के पास वो स्वीपिंग पावर्स हैं जो कि गवर्नमेंट के सिटिंग मिनिस्टर्स के पास होती हैं। वो जिसको चाहे रैगिंग के इल्जाम में जेल भेज सकता है। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। अब यहाँ पर जो हालत है, जिस किस्म के इलेक्शन होते हैं वो भी सबके सामने है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इन बातों का कि जनाब आपने अगला इलेक्शन लड़ना है, अगर आपने अगला इलेक्शन लड़ना है तो अपनी कंपेन चलानी बंद करें, नहीं तो आप अभी मुस्तफी हों, घर जाएं, प्रेस क्लब में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पल्ले से पैसे खर्चे और फिर हम आपसे पूछेंगे कि जनाब आप बताइए आपको इतने वोट पड़े। आपने हमेशा, शहबाज शरीफ ने हमेशा अपनी हैसियत का नाजायज फायदा उठाया। खर्चे तो शराज अल्ताफ साहब ही खर्चते होंगे, मेरे ख्याल और कोई सियासतदान तो नहीं खर्चता इसमें। देखिए ना, शराज साहब जो है माशाल्लाह बादशाह आदमी है, ये खर्च सकते हैं तो, लेकिन यहाँ पर जो कल्चर है वो तो ये है कि सरकारी खजाने को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। कोई मौका नहीं मिल जाएगा तो शायद उनके पास ये तो जब इनको मौका मिलेगा तब हम उनसे पूछेंगे। सर ये बताइए, जिस तरह ये कह रहे थे जब कोई करोड़ों रुपया खर्च करेगा अपना नहीं अवाम के टैक्स का, तो आप उससे उम्मीद करते हैं कि आके अवाम को सर्व करेगा वो? बात आसान हल ये है, मैं समझता हूँ कि हर पॉलिटिशियन के लिए ना आप एक एग्जाम तय करें। देखिए मैं आपको इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि कौमी असेंबली के उम्मीदवार के लिए एक क्वेश्चनर तैयार करना चाहिए कि जनाब गवर्नेंस का एक एग्जाम हो, उस गवर्नेंस में उसको जनरल नॉलेज हो, उसमें इंटरनेशनल लॉ का पेपर हो,
कि जनाब आपने अगर कौमी असम्बली में जाकर लेजिस्लेशन करनी तो पहले बताइए दुनिया के हालात आपको पता है, चिट्ठे के हालात आपको पता है, मुल्क के हालात आपको पता है, मुल्क की इकॉनमी आप ठीक कर लेंगे, मुल्क का जो सियासी इदारे हैं ये डिलीवर कर लेंगे। मैं गुजारिश करूँ, आप गवर्नेंस आपको आती है, आप कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, अगर आप वो एग्जाम क्लियर करें तो फिर आपको एलिजिबल करार दिया जाए कि आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। इस बात का इतलाक जो है वो ना सिर्फ कौमी असम्बली के उम्मीदवारों पर होना चाहिए बल्कि सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों पर भी होना चाहिए कि जनाब आप एक काउंसिल रख लें स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सूबाई असम्बली के उम्मीदवार को भी आप बाउंड करें कि जनाब अगर आपने डिलीवर करना है तो जरा आइए क्वेश्चन है, ये बताइए पंजाब असम्बली में कितनी सीटें हैं। अच्छा, जो सराइकी बेल्ट है उसका मिजाज और है, पोठवार का मिजाज और है, अर्बन पंजाब का मिजाज और है। आप इन सब को किस तरह साथ लेके चलेंगे, ग्रास रूट लेवल पे जो मसाइल है वो किस तरह हल करेंगे, जो लाहौर शहरों के मसाइल है वो किस तरह हल करेंगे, देहातों के मसाइल आप किस तरह हल करेंगे। आप ये बताइए कि गुर्बत पर कैसे काबू पाएंगे, मुल्क के अंदर जो बेरोजगारी है, दहशत गर्दी है, 18वीं तरमीम के अंदर जो सब्जेक्ट सूबों को आ गए, कि आपको उन पर अबूर हासिल है। तो MNAs का भी इम्तहान होना चाहिए गवर्नेंस के मामले में, MPs का भी होना चाहिए, उनकी बात जो जिला काउंसिल के चेयरमैन है उनका भी इम्तहान होना चाहिए, और काउंसिल लेवल तक का ये इम्तहान होना चाहिए। जो पास करे उसको, उस सियासी जमात को कहा जाए कि जनाब कादिर पटेल साहब तो आपके फेडरल मिनिस्टर फॉर हेल्थ ना हो चिट्टा साहब, लेकिन तरीका यही है और किसी तरह चीटिंग करके पास हो जाए। नहीं देखिए तब भी नहीं हो सकेगा। गवर्नेंस किसी को नहीं आती, एक मिनट सर, एक मिनट, गवर्नेंस किसी को नहीं आती इस मुल्क के अंदर, और यही वजह है कि जब गवर्नेंस नहीं किसी मुल्क को आती तो फिर यही कुछ ही होता है जो सब 75 सालों में पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि इश्तहार चल रहे हैं और उनका टाइटल है छू लो आसमान। से पे कर रहे होते ना इश्तहारात के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब भी खर्चा सर वो भी अब आप इसकी डेप्थ देखिए जरा जी। छू लो आसमान जी, मुराद ये है जिन टीवी चैनल मालकान के साथ उनके ताल्लुकात हैं उनको तमाम इश्तहारात हैं, दर हकीकत वो मैसेज ये दे रहे हैं हम जा रहे हैं और जाओ जिथे जिन्ने 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 जिन्ना उच्चा जाना जावे ते कमावे। तो मुराद ये है तानू असी छड़ना नहीं, साडे इश्तिहार लाई जाओ ते पैसा रज के कमाई जाओ। इनफैक्ट ये है छू लो आसमान का मतलब। कहते जाग जो है ना तो साढ़े रहना है, तो ये मोटू है शहबाज शरीफ साहब का कि जाग जो है ना साढ़े रहना और फिर ना सब कहना। कुछ यहाँ पे हो रहा है, शायद खगान अब्बासी साहब जिस तरह कहते हैं कि यहाँ पे हर प्रोजेक्ट के अंदर 25% कमीशन ली जाती हैं, मुनीबुल हक साहब फिर लैपटॉप स्कीम में भी यही हो रहा है सर? देखिए लैपटॉप स्कीम की मैं समझता हूँ शबाब कौन करेगा? वो बाहर से नहीं आएंगे, आप जुडिशरी करें, आप नहीं करेंगे सर। देखिए पीएम है, वजीर आजम है, वो कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने एक स्कीम शुरू की है, ये हक हासिल है अपना कौमी इदारे को, तमाम कौमी स्कैंडल शहबाज शरीफ साहब के ऊपर लागू होता था। हजूर मैं अब आपको गिनाना शुरू करूंगा, पीएम थे और ये गिनाना शुरू करूंगा कि जितनी स्कीमें हैं उनकी वो सारी क्वेश्चनेबल है, सारी स्कीमें। तंदूर स्कीम देख लें, येलो कैप स्कीम देख लें, आज तक किसी का ऑडिट हुआ है? मुझे बताइए एंड रिजल्ट क्या है? जब कोई स्कीम लॉन्च करते हैं तो स्कीम लॉन्च करने के बाद अगले माली साल में बताया जाता है कि जनाब इस स्कीम पे इतना पैसा लगा, इतने पैसे सरप्लस है, इतने पैसे हमने दे दिए, इस स्कीम फायदे में आई या नुकसान, ये वजाहत आज तक हुई है? लेकिन देखिए कोरोना सारा इसको मैं कहता हूँ फिक्स डेमोक्रेसी बांटा गया MNAs को, उनसे कोई पूछगछ तो नहीं आया? आई गेस नोबडी आंसर चाहिए ना सर। IMF क्या हमने आपको डोनेशन दिया, हमने आपको चंदा दिया, हमने आपको लोन दिया? कोई ताल्लुक IMF पाकिस्तान के दाखिली मामलों में फरीक नहीं है। IMF ने पैसे दिए, उसने आपसे वापस लेने हैं और सूद लेना है। देखिए गवर्नर स्टेट बैंक IMF की परमिशन के बगैर नहीं आप लगा सकते। अब आप गवर्नर स्टेट बैंक की अप्रूवल के बगैर आप सर, लेकिन वो भी आईन और कानून के मुताबिक तो नहीं है ना, वो तो वैसे आप उनकी सपोर्ट में उनके प्रेशर से आप लगाएं तो लगाएं, अदरवाइज तो ऐसा नहीं हो सकता कि IMF का कोई रोल हो स्टेट बैंक का गवर्नर लगाने की। ठीक बात है। आज तक कभी आपने सुना है कि किसी के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है और उसका जो चपरासी है या उसका जो इंक्वायरी है उसकी डेथ हो रही है? कभी सुना आपने? ये पहला मुल्क है कि जहां डॉक्टर रिजवान जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, वो किस तरह होगी सबको पता है, आपको पता, सबको पता होगा। उसके बाद जो चपरासी है, 10 चपरासी है, कोई मकसूद है, कोई फलां है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, कोई दुबई में नागहानी मौत हो गई उनकी। नागहानी मौत मुझे नहीं पता किसको कहते हैं, मैं तो आज तक यही नहीं समझ आई कि नागहानी मौत क्या होती है।
तो मतलब कहने का ये है कि आप जब इस किस्म का एहतसाब करेंगे और आप देखें कि जितने आपके केसेस है वो सारे खत्म हो गए, लोगों को कहते हैं मैंने धेले की करप्शन की, भैया आपने धेला क्या कौन रहा, आपने तो अरबों की खरबों की करप्शन की, ठीक है ना। तो ये मैं समझता हूँ कि धेले की बातें छोड़ के अब वक्त आ गया है कि जिस तरह मैंने कहा कि जनाब तमाम पॉलिटिशियंस का एग्जाम लिया जाए, एमएनएस के लिए अलग हो, एमपीएस के लिए अलग हो, और जो वो पास हो उसको एलिजिबल करा दिया कि वो इलेक्शन लड़े। मैं समझता हूँ 1 करोड़ वाला 1 अरब वाला आपको नजर भी नहीं आएगा। ऐसे लगाने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। ये जो एक ट्रेंड बना हुआ है यहाँ पे कि अमीर आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, गरीब आदमी इलेक्शन लड़ने का सोच भी नहीं सकता, ये हमारे मुल्क के अंदर रिवाज है और हकीकत है जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। यहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इलेक्शन जीतेंगे, अदरवाइज नहीं जीत सकते। सारे मसाइल आपके हल डिलीवर कर सके, जो गवर्न कर सके। और अगर आप बात करें पेशावर हाई कोर्ट की, तो आज चीफ जस्टिस इजाज़ अनवर साहब ने एक बड़ा थोड़ा सा जो है वो स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि डीसी मर्दान को आइंदा समात पर खुद पेश होने का कह दिया। और उन्होंने कहा है कि मैं इबरत का निशान बनाऊंगा इस डीसी को, चूँकि 8 बार गिरफ्तार हुए हैं अली मोहम्मद खान साहब। इस बात पे बड़ा उन्हें प्रॉब्लम हुई है। उन्होंने उनकी रिहाई का हुक्म भी दे दिया है, उनकी ज़मानत मंजूर भी की है और डीसी साहब को इबरत का निशान बनाएंगे। शराज अल्ताफ़ साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, क्या इबरत का निशान बनेंगे डीसी साहब? सर अल्लाह करे बन ही जाए, कोई तो एग्जाम्पल बनाएं। मतलब मैं किसी पर्सन स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, मैं तो लॉ की बात कर रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मैं तो कहूँगा कई दहाइयों से कि लॉ का नामो निशान ही नहीं है। हमारी अदालतें भी वकील का चेहरा देखती हैं, वकील ने कितनी फ़ीस ली है ये देखती हैं, वो केस नहीं देखती, फेस देखती हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपॉलॉजी। आप देख लें जिस तरह भी बात शहबाज शरीफ साहब की हुई, कितने केसेस जरदारी साहब पे थे, कितने केसेस शहबाज शरीफ साहब पे थे। मियाँ साहब का आपने भी कहा, वो बाहर हैं हमारे चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने वाले। नैब तरमीम जो हुई और जो कुछ यहाँ पे हुआ, बिल्कुल नैब को टोटलेस किया गया 50 करोड़ से। सर तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ सर कि लॉ पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, जिसकी जेब में पैसा नहीं है, अभी आपने सुना वो कहा इस्लामाबाद की बात है कि रेडी वाले को उन्होंने क्या हाल किया उसका। तो यहाँ जिसके पास पैसा है, जिसके पास इन्फ्लुएंस है, शायद खान अब्बासी साहब बातें करते हैं, मिफ्ता इस्माइल करते हैं, ये सारे बेनिफिशरीज हैं इसमें तमाम, दे आर ऑल बेनिफिशरीज ऑफ दिस रॉटन सिस्टम। अब हमारे पास हंसते हैं दो, या तो हम इसके ऊपर रोएं, इन मसाइल का जिक्र करें, या इसके प्रैक्टिकल हल की कोशिश करें। तो हमारा नौजवान, हमारा पाकिस्तानी जो आजमा चुका है इतनी बार कईयों को, क्या उनको ऊपर रोना है या उनको ही दोबारा आजमाना है? या कोई नए वाइब्रेंट चेहरों को आपका मीडिया, आपकी आवाम आगे लाए, लोग ज्वाइन करें, फ्लाई पार्टी जैसी 20 और पार्टियां बन जाएं। हम तमाम ये पार्टीज एमपीएस खड़े करें क्राइटेरियन पे, किसी मेरिट पे, किसी कॉम्पिटेंस पे, किसी पैशन पे, किसी डेडिकेशन पे, किसी मैनिफेस्टो पे, किसी प्लान, किसी कारकर्दगी पे, ना कि अरबों पे, खरबों पे, मुरब्बों पे और एमएनए बने हुए हैं इन्फ्लुएंशियल। आप देखिए, बताएं, सोच सकते हैं आप, वेस्ट की मिसालें खान साहब देते हैं, शहबाज शरीफ साहब कभी बतानिया नहीं गए। क्या वहाँ इस तरह कैंपेनिंग हो सकती है जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को शर्म आनी चाहिए जिस तरह वो कैंपेन कर रहे हैं? और ये वो नहीं है, कोई पार्टी भी होगी। क्या सिंध की कैंपेन नहीं हो रही? मुझे बताइए बिलाल साहब आप, क्या वो प्री पोल रिंगिंग नहीं है? हमारी कोर्ट सो रही है, इलेक्शन कमीशन सो रहा है, भागे पहुंचते थे उमर त्याब बंदियाल साहब के पास कि जी ये आपने हमसे ज्यादती करी। यहाँ क्यों नहीं नोटिस लेते? यहाँ क्यों नहीं एक्शन लेते? साहब भी सर रिटायर होने वाले हैं अब, तो अगले तो काजी फाइसा साहब ले लें, हमारे इलेक्शन कमीशन के जो चीफ वो है इलेक्शन कमिश्नर, वो ले लें, कुछ तो करें। ख्वाजा अयूब नसीम साहब, सर द सेम क्वेश्चन। बहुत अच्छी बात है कि पेशावर के चीफ जस्टिस साहब ने ये स्टेप उठाया है, लेकिन देखने वाली बात और सोचने वाली और लम्हा फिक्री इस बात पे है कि कब तक चलता रहेगा। देखिए, इंतहा हो गई है और इनफ इज़ इनफ कि एक शख्स की आप बेल लेते हैं और वो जेल से बाहर भी नहीं आता तो जनाब उसको फिर दरवाजे से गिरफ्तार कर लिया जाता है। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान में इस सिस्टम के साथ मजाक हो रहा है। अब देखना ये है, आज उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, क्या ऑनरेबल जस्टिस साहब कल तक उस पर कायम रहते हैं? कल तक भी उनकी ये स्टेटमेंट आती है? अल्टीमेटली हमें जुडिशरी में से भी कोई ना कोई मसीहा चाहिए, कोई ऐसा तकड़ा जज चाहिए जो सबके सामने स्टैंड ले ले। नहीं तो जैसा 75 साल से सिस्टम चल रहा है, अब पता नहीं हम जिंदा 2 साल रहते हैं, 4 साल रहते हैं, जब तक भी हमारी ज़िंदगी है, हमें इससे वर्स्ट होता है सिस्टम नज़र आ रहा है। बहरहाल बीइंग ए मुसलमान हमारा ईमान और एतकाद है कि जो भी उस ज़िंदगी में होता है अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर नहीं होता, पता भी हम नहीं हिला सकते। बहरहाल ये उनका अच्छा इनिशिएटिव है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उन लोगों को बस कर देनी चाहिए जो ये स्टेप उठा रहे हैं कि ज़मानत हुई, जेल से बाहर निकले और वहाँ से दूसरी गाड़ी खड़ी है उसमें उठा के ले गए।
अब देखिए परवेज लाई वाला केस, उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है ऑनरेबल कोर्ट ने कि आप मुझे बताइए, आपने लाहौर से पिंडी जेल में मुंतकिल किया, किसकी परमिशन से किया? कानून ये कहता है कि जस्टिस जो ऑनरेबल कोर्ट होगी उसको इन्फॉर्म करके उसकी परमिशन लेके आप उसको जेल से मुंतकिल दूसरी जेल में करेंगे। अब उन्होंने बुला लिया है, तनख्वाह बंद कर दी है होम सेक्रेटरी की, आईजी पंजाब की, आईजी जेल खाना जात की। मुराद ये है जब तक जुडिशरी में से कोई भी ऑनरेबल जज ऐसे एक्शन नहीं लेते रहेंगे, और एक्शन ये है कि एक्शन पे अमल भी होना चाहिए, खाली और जजमेंट या ऑर्डर्स पे बात नहीं बनेगी, तब तक ये जुडिशरी भी मैं समझता हूँ अपने आप को ताकतवर नहीं बनवा सकेगी। जुडिशरी का काम है मेरिट पे आवाम की फलाह बहबूद के लिए और इंसाफ मुहैया करना। अगर इंसाफ यही है कि अभी बेल है तो अभी गिरफ्तारी है, तो ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ को धोखा देने वाली बात है। जैसे वो इंग्लिश का है ना, जब भी को पिटिशन लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं आई डोंट थिंक सो दिस इज जस्टिस विद द जस्टिस, कि इंसाफ के साथ इंसाफ नहीं होगा। तो मुराद ये है, ये उसी पे फिट बैठता है कि शख्स की बेल हो गई, आपने आर्गूमेंट सुन लिए, रिस्पॉन्डेंट पिटिशन दोनों को सुन लिए, ऑनरेबल कोर्ट ने जिसको बेहतर समझा और जिसमें पाया कि ये गुनाहगार है या नहीं, उसकी जमानत हो गई। यार कहाँ तक होगा? देखिए हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। अली मोहम्मद पेशावर जेल से निकलते हैं और हाथ में उनका कुरान शरीफ है, उस वक्त मैं वो लम्हा नहीं मैं भूल पा रहा कि एक शख्स ऐसा, उसकी जेल से भी तस्वीर आई कि सुबह से लेकर रात तक वो कुरान शरीफ की तिलावत करता रहता है और तकिए के ऊपर रखा। यार बस कर देना चाहिए, कोई भी हो सकता है इसकी जगह, उसकी जगह कोई और शख्स भी हो सकता है। इनफ इज इनफ, मेरा ख्याल है इस सिस्टम को ठीक करना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो शायद बस हो सकती है। जी मुनीब उल हक साहब। देखिए बुनियादी बात यह है कि हमें ये जो पॉलिटिकल वेंडेटा है और जो विक्टिमाइजेशन है, इसके कल्चर को खत्म करना होगा। हम ये भूल जाते हैं कि आज हम इक़्तिदार में हैं, कल हम नहीं होंगे, तो कल आज हमने जो अपने मुखालिफिन के साथ किया, कल को आने वाले हमारे साथ वही कुछ करेंगे। आप जब तक इंडिया में देखें, आप इंडिया में मोदी जो है एक कामयाब हुक्मरान है, लेकिन आप देखिए कि 10 साल बाद सारी अपोजिशन इकट्ठी हुई है, और उस अपोजिशन जब इकट्ठी हुई है तो उन्होंने उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कर दिया। हमारे पास तब्दीली का एक आईनी तरीकाकार है, और वो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब आप देखिए अनफॉर्चुनेटली जो मौजूदा पार्लियामेंट है ये इनकम्प्लीट है, गुज़श्ता 1.5 साल से इनकम्प्लीट चली आ रही है। इमरान खान के हवाले से मैं एक बात कहूंगा कि उन्होंने गैर सियासी फैसला किया कि वो मैदान छोड़ के भाग गए। अगर वो ये कहते हैं कि जी मैं 154 अरकान के साथ अपोजिशन में बैठूंगा, तो ये गंद ना उड़ता जो गंद उड़ा पाए। देखिए ना, उनकी पॉलिटिकल उनकी मैच्योरिटी नहीं है उनके अंदर जो सियासी कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए, जो मौक़िफ़ होना चाहिए था बतौर सियासी गुफ्तगू के, एक पॉलिटिशियन के, वेटरन पॉलिटिशियन के, प्राइम मिनिस्टर के, उनके पास नहीं था। उन्होंने भरा मेला छोड़ा, वो जो वैक्यूम बना उस वैक्यूम से उन्होंने अपने सारे उल्लू सीधे कर दिए। इस जरूरत इस समर की है कि पॉलिटिशियन की जो रवैये पुख्ता होने चाहिए, मैच्योर होने चाहिए, और हमें जो पोलिटिकल वेंडेटा है उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और दारों के इस्तेकाम की बात करनी चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि कुछ इशूज ऐसे हैं कश्मीर से लेकर कालाबाग डैम तक, जिन तमाम जमातों का मौक़िफ़ जो है वो एक ही हो। जिस तरह हिंदुस्तान में देखिए तमाम पार्टियों की कश्मीर के हवाले से जो राय है वो एक ही होती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीजेपी ने कश्मीर पर कुछ कहा हो, कांग्रेस ने कुछ कहा हो, RSS ने कुछ कहा हो, कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ कहा, फलां ने कुछ कहा। पाकिस्तान के हवाले से जब भी बात होती है सारी पार्टियां एक पेज पर होती। कुछ इशूज में हमें इन सबको एक पेज पे आना चाहिए, अदरवाइज ये जो जूतियों में दाल बट रही है ये अगले 75 साल में बढ़ती रही। इसमें ये ऐड करना चाहूँगा, जब किसी की हुकूमत गिरानी होती है ना, तो पसे पर्दा कुव्वतें जो हैं वो मुतहरक हो जाती हैं, और हुक्मरान जमात के 10, 20, 25, 30 MNA तोड़ लिए जाते हैं। तो तोड़ दिए जाते हैं। अगर जिस तरह से बात हो जाए, अगर अपोजिशन एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनाई होती उस टाइम पे चेयरमैन PTI ने, और PTI ही अपोजिशन में रहती, तो इट वाज गोइंग टू बी अ रिमार्केबल अपोजिशन। एक पार्टी ने अपोजिशन में होना था, 14 जमातों ने हुकूमत में होना था, क्या अपोजिशन होनी थी वहाँ पे। लेकिन खैर इट वाज अ बैड डिसीजन जो नहीं लिया गया। अब सर आई हैव लास्ट मिनट, से मैं चाहूँगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पर अगर हमारी बात हो जाए, शराज अल्ताफ़ साहब केयर टेकर PM, अभी तक जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के अंदर जो है वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही कि केयर टेकर PM कौन आएगा, और इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग से ही केयर टेकर PM आएगा, और किसी के कुछ कहने से नहीं आएगा। बस सर इनके सोच यही है कि केयर टेकर PM वो हो जो हमारी बात सुने। सर हकीकत भी यही है, इनकी भी दर्जी तो आना है, इनकी एक तो मर्जी से आना, लेकिन इनका ये मोटो नहीं है, इनका ये टारगेट एजेंडा नहीं है कि यार ऐसा बंदा है जो शफाफ साफ इंतखाबात करवा के अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और जाए।
इनका यही होगा कि यार ये वो तो आए, चाहिए। ये नहीं होगा, तो इसमें प्रॉब्लम फिर वहीं जाएंगे। सर मैं अगर मुकम्मल कर लूँ, मैं आपकी बात के दौरान नहीं बोला, और आप पहले भी कह रहे थे कि हर बंदा अपनी बात पे बोले, इंटरप्ट ना किए, थैंक यू। तो मेरे ख्याल में ये तो आप भूल जाएंगे होगा, ये इनकी मर्जी का बंदा ही आएगा, इनकी मर्जी पे ही चलता रहेगा। और इंतखाबात कैसे होंगे, मुझे तो इलेक्शन कमीशन के जो रवैया है रिसेंटली, ख़ास तौर पे आपने जो अरबों रुपए के इश्तेहारात की बात की, अरबों रुपए के तरक्याती फ़ंड की बात की, एसीज कमिश्नर और गाड़ियों की बात की, हत्ता कि हमारी जो हायर जुडिशरी है उनको 3-3 करोड़ रुपया घर बनाने के लिए दिया गया रिसेंटली, ये सब कुछ हुआ। इलेक्शन कमीशन इज स्लीपिंग, आई हैव नो होप फ्रॉम हिम, आई हैव नो होप फ्रॉम जरदारी एंड नवाज शरीफ। ऑल आई सजेस्ट टू पाकिस्तान इज come out for new faces, new leadership, with manifesto, with passion, with zeal, with thrift, with drive, a prosperous Pakistan for all, not for few. फौजा यूब नसीम साहब, मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि जो मेरे पास मेरे ज़राए से इंफॉर्मेशन आई है जी, जो जितने नाम इस वक्त मार्केट में घूम रहे हैं, मीडिया पे यूट्यूबर या एंकर्स एनालिस्ट ले रहे हैं, उनमें से कोई भी नाम ऐसा नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर होगा। 7 तारीख की शाम को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम निकलेगा और एकदम निकलेगा और फिर फाड़ लो हो जाएगी। तो 7 तारीख तक इंतजार कीजिएगा, एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर 7 तारीख को आपके सामने आएगा। जी मुनीब साहब, तौर पर जो 18वीं तहजीब के तहत जो फैसला करना है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का, वो अपोजिशन लीडर प्राइम मिनिस्टर करना। और मजे की बात यह है कि अभी तक जो अपोजिशन लीडर है राजा रियाज साहब, वो कहीं किसी ने लूप होल नहीं लिया, और वो मसरूफ ऐसे हैं कि भाई हैं भी हैं और नहीं भी हैं, तो फैसले कर रहे हैं आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ। भाई आप 10 दिन, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनसे किसी ने आज तक एतमाद में नहीं लिया। प्राइम मिनिस्टर ने आज तक उनसे इस हवाले से एक मीटिंग नहीं की। पीएम साहब को कि मुझे टिकट दे दे फैसलाबाद से। जी, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि दुख की बात यह है, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस शख्स को बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि आपने प्राइम मिनिस्टर को अपना नाम देना है, प्राइम मिनिस्टर के साथ कंसल्टेशन करनी है, पार्लेस करनी है, तो बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर आपको उनको समझते कुछ नहीं, क्योंकि आप उनके लिए टिकट के उम्मीदवार हैं और फैसलाबाद के उनके हल्के में उनकी अपनी पोजीशन बड़ी मिजरेबल है, और लोग कहते हैं कि अगर आए तो सही, हम आपका स्वागत करेंगे गंदे अंडों से और टमाटरों से। और अपने हल्के में फैसलाबाद से वो खुद भी हैं, और ना घोड़ा दूर है ना मैदान। ये देखें तो सही क्या उनके साथ वो जाए तो सही, उनके लिए बड़ा बंदोबस्त है। तो बात कहने की ये है कि जब इतना कमजोर अपोजिशन लीडर होगा राजा रियाज जैसा, जिसको एक जमाने में बोलू बलवान भी कहते थे, तो फिर ये कुछ ही होगा। आप बुनियादी तौर पर देखिए, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की बुनियादी जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन को है, और बस हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जिस पर उंगलियां ना उठें, उसके मतलब कहा जाए कि हाँ ये वो शख्स है जिसने एक पुरअमन और साफ सुथरे शफाफ इंतखाबात किया। आपको इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं सर? ये एक लंबा सवाल है, कोई काम फॉर द मोमेंट मुझे नजर नहीं आता। यूब नसीम साहब, क्या इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं सर? मैं इत्तेफाक करता हूँ, एज सच मुझे भी इंतखाबात नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कम चांसेस है होने के, लेकिन हो भी जाएं तो यही चेहरे मेजॉरिटी हमारे पास होगी, जो उससे बड़ी बदकिस्मती की बात है। अवाम के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही चेहरे रहेंगे, यही मार्केटिंग रहेगी, यही शहबाज शरीफ साहब रहेंगे, चूलो आसमान होगा, लैपटॉप का नाम लिया जाएगा, मुफ्त आटा स्कीम्स चलेंगी, अरबों की करप्शन होगी, और ये सब कुछ इसी तरह चलता रहेगा। बिलावल साहब अगर आ जाएं तो पूरे मुल्क को घर बांटे जाएंगे, ये शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं। शर्जील मेमन साहब को भी सब अच्छी तरह जानते हैं कि कौन है और क्या कह रहे हैं। वो सियासतदान है, यहाँ पे सियासतदान कभी सच बोल नहीं सकता, झूठ बोलना सबकी मजबूरी है। बहुत शुक्रिया शराज अल्ताफ़ साहब आपका, ख्वाजा अयूब नसीम साहब आपका, और बहुत शुक्रिया मुनीबुल हक साहब आपका शो में ज्वाइन करने का। नाज़रीन, आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया, अपना रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।